हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विद अंकिता पांडे। तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे। मैंने लास्ट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट कराया है। सेकंड वाले पार्ट में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट किया है हमने, तो आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे और इस थर्ड पार्ट में हम लोग रेस्पिरेशन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको जो भी वीडियो है उसकी PDF अपलोड कर दी जाएगी और वहां पे इस वीडियो का आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं PDF तो आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को या रेस्पिरेशन टॉपिक को। रेस्पिरेशन का अगर हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखें तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि फूड को तोड़कर एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसको ब्रॉडली हम गैसेस एक्सचेंज से भी रिलेट कर सकते हैं। प्लांट और एनिमल में डिफरेंट तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है, और अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सेलुलर लेवल पर देखा जाए तो सेलुलर लेवल पर सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। सेल के लेवल पर रेस्पिरेशन का जनरली मतलब होता है कि बर्निंग ऑफ फूड, मतलब अभी मैंने बताया कि फूड को तोड़ना ताकि जो एनर्जी है वो जनरेट की जाए। जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है। इस बेसिस पर हम रेस्पिरेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो पूरा का पूरा प्रोसेस है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी का, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या दो स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना, एंड नेक्स्ट इज फूड को तोड़ना। तो पहला हो जाता है गैसियस एक्सचेंज, मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ करना, ये फर्स्ट स्टेप हो जाता है। और दूसरा स्टेप हो जाता है जो फूड है उसको तोड़ना ताकि एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके सेलुलर लेवल पर। अब हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एनारोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है जबकि एनारोबिक का एंड प्रोडक्ट अल्कोहल या लैक्टिक एसिड हो सकता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ की जाती है, अराउंड 38 ATP, और एनारोबिक में 2 ही ATP रिलीज़ होती है। तो ये रहा डिफरेंस एरोबिक और एनारोबिक का। अगर हम इसको मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें कि किस तरीके से एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो अगर हम ग्लूकोज को एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कंसीडर करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो ये ग्लूकोज हर सेल में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो हर सेल में ये कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड और एनर्जी में। पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं साइटोप्लाज्म में और एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करता है और वहाँ ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, एंड यहीं पे ये 38 ATP बनाता है। जबकि अगर हम देखें कि अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये ईस्ट सेल में, अगर सेल ईस्ट है और ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंट है,
तो कंप्लीट एब्सेंट है। तो यही पायरुविक एसिड इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 रिलीज करता है और एनर्जी रिलीज करता है अराउंड 2 ATP। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहते हैं, जहाँ पे पायरुविक एसिड इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, CO2 रिलीज करता है और एनर्जी प्रोड्यूस कराता है। ये प्रोसेस जनरली हम अल्कोहल बनाने की इंडस्ट्रीज़ में, जैसे बेवरेज इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। और जब हम ब्रेड बनाते हैं या डोसा और इडली का बैटर बनाते हैं तो उसमें भी जो फर्मेंटेशन होता है उसमें जो फ्लफीनेस आती है वो इसी CO2 के कारण ही आती है। अब एक और है, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिस दिन हम बहुत ज़्यादा विग्रेस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स काम करना शुरू कर देते हैं। ब्लड की इतनी सप्लाई नहीं हो पाती कि वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उस मसल्स तक पहुंचा सकें। तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होने के कारण ह्यूमन के मसल सेल में यही पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन के कंपाउंड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये लैक्टिक और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और ये लैक्टिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट होता है मसल्स में और ये मस्कुलर फैटीग कॉज करता है। जब उस टाइम तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करके मसल को काम करने भर की एनर्जी दे देता है, लेकिन ये लैक्टिक एसिड जो है वो डिपॉजिट होकर चला जाता है मसल्स में और मस्कुलर क्रैम्प या मस्कुलर फैटीग कॉज करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये वाला जो पाथवे है जिसमें CO2 और एनर्जी रिलीज हो रही है ये एरोबिक है और ये जो दोनों पाथवे हैं ये एनारोबिक हैं। तो हम ह्यूमन में देखें तो ह्यूमन में एरोबिक और एनारोबिक दोनों टाइप के रेस्पिरेशन हो सकते हैं। जैसी कंडीशन होती है वैसा ही काम होता है। ये भी एक डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक का, हम यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं कि ये ब्रेकडाउन है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ CO2 और H2O बनता है, इट टेक्स लॉन्गर टाइम, इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, लैक्टिक एसिड इथेनॉल बनता है, ये फास्ट प्रोसेस है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ईस्ट में होता है, बैक्टीरिया में होता है, ह्यूमन मसल सेल्स में होता है। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो बहुत ही सिंपल तरीके का रेस्पिरेशन होता है। वो अपने जनरल बॉडी सरफेस से या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उनका, उससे वो गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। लेकिन ह्यूमन में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये प्रोसेस नहीं हो पाती। ह्यूमन में प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए होता है, क्योंकि ह्यूमन की जो बॉडी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और डिफ्यूजन जो है इतना सफिशिएंट प्रोसेस नहीं है ताकि हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचा सके और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करा सके। इसीलिए ह्यूमन में एक प्रॉपर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है ताकि ये जो पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। तो इसमें हम 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप ब्रीदिंग, दूसरा गैसेस एक्सचेंज और तीसरा सेलुलर रेस्पिरेशन। एक बहुत वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग में। तो ब्रीदिंग अगर हम देखें फर्स्ट, इसमें होता है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर आना और बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको बाहर निकालना। तो ब्रीदिंग में 2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो लंग्स और जो वहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रहा है उसके बीच में होती है। जो ब्लड वहाँ पे सप्लाई हो रहा है लंग्स में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और जो एयर आ रही है लंग्स में उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन कंसंट्रेशन वहाँ पे वो एक्सचेंज हो जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है हर एक सेल में, बॉडी के हर एक सेल को एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है बॉडी के हर एक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो हमने ये 3 स्टेप देखे हमारे ह्यूमन बॉडी में कैसे होते हैं। अब हम देखते हैं कि फिजियोलॉजी और रेस्पिरेशन क्या है, एक्चुअली ये रेस्पिरेशन होता कैसे है। तो अभी हमने देखा था कि ब्रीदिंग का मतलब होता है गैसेस एक्सचेंज, ऑक्सीजन का अंदर आना, दैट इज़ कॉल्ड इनहेलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सहेलेशन।
तो इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए बॉडी में दो तरीके की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इंटरकोस्टल एंड एक्सटर्नल कोस्टल मसल, जो कि हमारे रिब्स और डायफ्राम से अटैच होती है। ये जो मसल्स होती हैं हमारे रिब्स और डायफ्राम से अटैच होती हैं। रिब्स आप जानते हैं, जो रिब केज होता है, जो हमारी बैकबोन आती है, वहाँ से सी शेप्ड जो स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट होता है उसको रिब्स कहते हैं, जो कि हमारा पूरा रिब केज बनाती है, और उसी के अंदर वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और डायफ्राम एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, और ये फ्लैट होता, कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, मतलब फ्लैट होता है, और इसकी वजह से जो लंग्स की कैविटी है वो चेंज होती है, जिसके कारण कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सके और ऑक्सीजन अंदर आ सके। तो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है फ्लैट हो जाता है, रिब केज एक्सपैंड होती है, इंटरकोस्टल मसल और ऊपर उठती है, और लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जैसे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लंग्स पे प्रेशर पड़ता है, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और एयर बाहर से अंदर आती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन। तो इनहेलेशन में क्या हुआ, इनहेलेशन में जो डायफ्राम था वो कॉन्ट्रैक्ट किया, फ्लैट हो गया, मतलब वो नीचे डाउनवर्ड मूव किया। जो डायफ्राम है वो डाउनवर्ड मूव किया, जो मसल है वो अपवर्ड मूव हुई और आउटवर्ड मूव हुई, जिसके कारण जो चेस्ट कैविटी एरिया है वो बढ़ जाता है, लंग्स का जो एरिया है वो बढ़ जाता है। जैसे ही एरिया बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग जो अंदर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, तो एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आती है, मतलब बाहर से अंदर आती है। तो ये इनहेलेशन है। एक्सहेलेशन कैसे होता है, एक्सहेलेशन इसका ऑपोजिट होता है। डायफ्राम जो है रिलैक्स होता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, फिर से डोम शेप ले लेता है, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करती है क्योंकि इंटरकोस्टल मसल जो है वो अपनी पोजीशन में आ जाता है, डाउनवर्ड मूव करता है, मतलब जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हुआ, मतलब अपवर्ड गया और मसल जो है वो डाउनवर्ड मूव की, और डाउनवर्ड मूव करने के कारण जो चेस्ट कैविटी एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा, लंग्स पर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर अंदर हाई हो जाएगा और एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव हो जाएगी। जो इनहेल एयर होती है वो हमारे अल्वेलाई तक पहुंचती है, लंग्स में अल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर वहाँ तक पहुंचती है। ये अल्वेलाई ब्लड सप्लाई से भरे होते हैं, वहाँ पे खूब सारी ब्लड वेसल होती हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आती है और वहीं पर एक्सचेंज होता है। तो जैसे ही अल्वेलाई के अंदर एयर आएगी, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट स्टेप देख लिया ब्रीदिंग, सेकंड स्टेप हमने देख लिया गैसेस एक्सचेंज हो जा रहा है अल्वेलाई के पास। तो इस तरीके से जो ब्रीदिंग है वो इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम की वजह से होती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस यहाँ एक और समराइज में लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर रिच इन ऑक्सीजन, उसको इनहेलेशन कहेंगे, और गिविंग आउट रिच कार्बन डाइऑक्साइड एयर इज एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ, हम जब कहते हैं कि हमने एक ब्रीथ कंप्लीट की, मतलब एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, तो 1 ब्रीथ इज इक्वल टू 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है, जितनी बार पर्सन ब्रीथ करता है 1 मिनट में उसको उसका ब्रीदिंग रेट कहते हैं। हम यहाँ पे अलग अलग ब्रीदिंग रेट देख सकते हैं। बर्थ से लेकर 6 वीक तक जो ब्रीदिंग रेट होती है 30 to 60, 6 मंथ से ये 25 to 40, 3 ईयर्स तक 20 to 30, 6 ईयर तक 18 to 25, 10 ईयर से 15 से 20 और अडल्ट में 12 से 20 होता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है ये कम होता जाता है, 10 to 30 हो जाता है। ये एक डायग्रामेटिकली दिखाया गया है कि किस तरीके से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन में जो हमारा रिब्स होती है वो कैसे काम करती है, डायफ्राम कैसे काम करती है। तो एक्सहेलेशन में डायफ्राम ऊपर उठती है, रिब्स नीचे आता है, डायफ्राम अपवर्ड मूव करती है, मसल डाउनवर्ड मूव करता है और चेस्ट कैविटी एरिया पे प्रेशर पड़ता है और एयर अंदर से आउट जाती है, तो एयर इन टू आउट। जबकि इनहेलेशन में क्या होता है, इनहेलेशन में डायफ्राम जो है वो नीचे मूव करता है, जो मसल है वो ऊपर की तरफ मूव करती है, चेस्ट कैविटी एरिया बढ़ जाता है और एयर जो है आउट टू इन मूव करता है। तो ये है एक प्रोसेस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का डायग्रामेटिकली। तो अगर हम डिवीजन देखें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या डिफरेंस है, तो ड्यूरिंग इनहेलेशन थोड़ा सा कैविटी एक्सपैंड होती है और एक्सहेलेशन के टाइम में ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। थोड़ा सा कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी। इनहेलेशन में रिब्स ऊपर उठती हैं और डायफ्राम फ्लैट होता है, एक्सहेलेशन में रिब्स डाउनवर्ड मूव करती हैं और डायफ्राम डोम शेप हो जाता है। इनहेलेशन में वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है, एयर बाहर से अंदर आती है, एक्सहेलेशन में लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाता है और एयर अंदर से बाहर जाती है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साइड व्यू है ये चेस्ट का, कि किस तरीके से जो रिब्स है वो मूव करती है। फर्स्ट आपका इनहेलेशन बता रहा है, इसमें रिब्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव कर रही है और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फ्लैटन हो रहा है। इसमें रिब्स डाउनवर्ड मूव कर रही है और डायफ्राम अपने पोजीशन पर आ रहा है, डोम शेप्ड का।
ये तो था कि कैसे क्या मैकेनिज्म होती है। अब हम आते हैं उस पाथवे पर जिससे कि एयर अंदर आती है। तो एयर सबसे पहले आती है नॉस्ट्रिल में, जो हमारे नेजल पोर होते हैं नॉस्ट्रिल से होते हुए ये आती है हमारे विंड पाइप में। तो नॉस्ट्रिल में फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये फाइन हेयर्स के पास म्यूकस की लाइनिंग होती है जो म्यूकस रिलीज करता है। जो भी एयर हम इनहेल करते हैं उसमें 10 पार्टिकल होते हैं, तो ये हेयर उनको फिल्टर आउट करता है और म्यूकस उसको ट्रैप करता है ताकि वो हमारे एयर पैसेज तक न जा सके। जो हमारा एयर पैसेज होता है वो अल्टीमेटली ओपन होता है लंग्स में। जो हमारा विंड पाइप है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, दैट इज सराउंडेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट रहती है ताकि जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स ना हो जाए। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान इस तरीके से हमारा जो एयर पैसेज होता है उसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान जो हमारी विंड पाइप है वो कोलैप्स न कर जाए, इसके लिए यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ये आगे जाके और ब्रांच होती है स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब में, और अल्टीमेटली ये ओपन होती है अल्वेलाई में। अल्वेलाई का अगर हम जो मॉर्फोलॉजी देखें या अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो ये एक बलून शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल होता है ताकि ये यहाँ पे जो भी गैसेस एक्सचेंज है वो प्रॉपर्ली हो सके। जो ब्लड अल्वेलाई में आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, और जो एयर अल्वेलाई में आ रही है उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है बाई सिंपल डिफ्यूजन। जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में ले ली जाती है, और ब्लड में जैसे ही ब्लड में उसको रिसीव कौन करता है? हीमोग्लोबिन जो कि हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होता है, ये ऑक्सीजन को रिसीव करता है और एक हीमोग्लोबिन अराउंड 4 ऑक्सीजन से बाइंड करता है। तो हमारे ऑक्सीजन के लिए तो एक कैरियर प्रेजेंट है हमारे ब्लड में, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में आती है। लंग्स के पास हमेशा एक रेसिडुअल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि लंग्स खाली रहता है या एयर अंदर आई और बाहर गई, तो जब एयर बाहर गई तो लंग्स खाली हो गया, उसमें कोई भी एयर नहीं है, ऐसा नहीं होता। लंग्स में हमेशा रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होता है, कुछ ना कुछ एयर उसमें प्रेजेंट होती है ताकि जो अल्वेलाई में एक्सचेंज हो रहा है वो कंटिन्यू बना रहे। तो इसलिए हमेशा रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में प्रेजेंट होती है। अभी हमने देखा कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये पिगमेंट रेड ब्लड सेल्स में होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरा पाथवे है किस तरीके से एयर आती है। सबसे पहले नॉस्ट्रिल में आती है, नॉस्ट्रिल में फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि फिल्टर करता है एयर को। उसके बाद नेजल पैसेज में आती है, एयर थोड़ी वार्म होती है। नेजल कैविटी से होते हुए ये फेरिंग्स में आती है। फेरिंग्स इज द कॉमन ओपनिंग ऑफ विंड पाइप एंड फूड पाइप, ठीक है, तो ये कॉमन ओपनिंग है। उसके बाद एयर आती है लैरिंग्स में जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, इसके वाइब्रेशन से वॉइस फ्यूज होती है। और नेक्स्ट आती है हमारी ट्रैकिया विंड पाइप जो कि सराउंडेड है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का, अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद ट्रैकिया के बाद ये आती है ब्रोंकाई में। देखिए ब्रोंकाई लिखा है, ब्रोंकाई में आती है, मतलब जो बाइफर्केशन होता है उसको ब्रोंकाई कहते हैं। अब यहाँ से ये लंग्स में एंटर करती है। ब्रोंकाई आगे जाके बहुत से छोटे छोटे ट्यूब्स ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाती है जो कि आगे जाकर टर्मिनेट होता है अल्वेलाई में और अल्वेओलर सैक में। अल्वेओलर सैक से जो एयर है वो फिर ब्लड कैपिलरीज में पहुंचा दी जाती है। तो ये पूरा पाथवे है किस तरीके से हमारा जो एयर है वो आता है। तो एयर के आने का ये पाथवे और जाने का भी सेम पाथवे होता है। ये डायग्रामेटिकली हम देख सकते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेजल पैसेज है, फेरिंग्स है, ट्रैकिया है जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है, ब्रोंकल्स देख सकते हैं बाइफर्केशन हो गया है। उसके बाद लंग्स आगे जाके और आगे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता है और ब्रोंकियोल्स आगे जाके अल्वेलाई में टर्मिनेट हो जाता है। ये डायफ्राम है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, और ये जो लंग्स है रिब केज के पास हमारी मसल प्रेजेंट होती है, इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये एक और थोड़ा सिंपल डायग्राम है जिससे कि हम और आराम से अच्छे से समझ सकते हैं कि नोज, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, अल्वेलाई इस तरीके से होता है। और यही बलून शेप स्ट्रक्चर हमारा अल्वेलाई कहलाता है। ये एक अल्वेलाई का स्ट्रक्चर है जो कि हम देख सकते हैं बलून शेप्ड है। इसमें यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी जो लेकर आ रही है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हम देख सकते हैं ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का मतलब डीऑक्सीजनेटेड है, और ये अल्वेलाई तक आता है। जैसे ही ऑक्सीजन मिलता है ये ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है रेड ब्लड सेल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अल्वेलाई में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, और फिर ब्लड पल्मोनरी वेन लेकर चला जाता है। तो इस तरीके से हमारा अल्वेलाई बलून शेप्ड काम करता है ताकि सफिशिएंट इसको समय मिल सके गैसेस एक्सचेंज करने का। अगर अल्वेलाई का अडाप्टेशन देखा जाए तो सबसे पहले ये थिन वॉल्ड होती है। इसकी जो वॉल होती है वो बहुत ही थिन होती है ताकि जो गैसेस एक्सचेंज है वो आराम से कम्प्लीटली हो सके। डिफ्यूजन का प्रोसेस वैसे भी एक सरफेस फिनोमेना है, तो इसलिए जितनी ज़्यादा थिन सरफेस होगी उतना अच्छे से डिफ्यूजन हो पाएगा। दूसरा अडाप्टेशन इसका ये है कि इसमें रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल होता है। ताकि ऑक्सीजन प्रॉपरली ब्लड में आ जाए और ब्लड में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रॉपरली बाहर निकाला जा सके। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अडाप्टेशन है जो कि हमारा अल्वेलाई शो करता है। अब हमें लंग्स की ज़रूरत क्यों है? हमें लंग्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी है कॉम्प्लेक्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा वगैरह में तो ये जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही हो जाता है। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवर्म में गैसेस एक्सचेंज उनके स्किन के थ्रू हो जाता है। रिक्वायरमेंट
हमारी बॉडी में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू फुलफ़िल नहीं हो पाती। जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाती है, लेकिन हमारी बॉडी में नहीं हो पाती। हमारा बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। डिफ्यूजन एक सरफेस फिनोमेना है और हमारी सारी की सारी सेल तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है नहीं इन्वायरमेंट के, तो इसलिए डिफ्यूजन प्रॉपरली हर सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकता। इसके लिए हमें एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर अल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं और गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अब तक हम जो देख रहे थे वो लंग्स और ब्लड के बीच में जो भी एक्सचेंज हो रहा था वो है। अब हम देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है कि सेल तक ऑक्सीजन पहुंच गया, अब वो ऑक्सीजन सेल यूज़ करेगा, फूड को तोड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एनर्जी प्रोड्यूस करते टाइम जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी वो उसको ब्लड में दे देगा और प्लाज्मा में वो डिसॉल्व हो जाएगा। इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब कि प्रोसेस ऑफ जो एनर्जी प्रोडक्शन है, और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म सेट है केमिकल रिएक्शन का जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती है। ये दो तरीके का था, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन किसी चीज़ का, और एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस किसी चीज़ की। तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि फूड को तोड़ा जाता है और एनर्जी रिलीज़ की जाती है। इस पूरे प्रोसेस में, इस सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होते हैं। जैसे कि ये एक सिंपल सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। अभी हमने देखा था कि ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ था साइटोप्लाज्म में। ये बाहर साइटोप्लाज्म है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ था, 2 पायरुविक एसिड बने थे और एनर्जी रिलीज हुई थी, 2 एटीपी रिलीज हुई थी। अब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होना है तो ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, क्रेब्स साइकिल के थ्रू CO2 रिलीज होगा और केमिकल एनर्जी बनेगी। ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दे दी जाएगी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ऑक्सीजन को लेकर 36 ATP बना देगा और वाटर को रिलीज़ कर देता है, जो कि इक्वेशन है हमारा रेस्पिरेशन का। हमने रेस्पिरेशन में देखा था ग्लूकोज CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो CO2 रिलीज़ होती है थ्रू क्रेब्स साइकिल, वाटर रिलीज़ हो जाता है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमारे मसल्स में हमने देखा किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। जब सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो जो ग्लूकोज है जो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ वो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड जो है डिपॉजिट हो जाता है और मस्कुलर क्रैम्प कॉज करता है। इस टाइप के प्रोसेस को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ये है प्रॉपर इक्वेशन कि ह्यूमन में कैसे होता है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ये वाली इक्वेशन चलेगी, और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ये वाली स्टेप होती है। एटीपी के बारे में देख लेते हैं। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन। आई नहीं ओ होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये मॉलिक्यूल जो है बनता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में।
ये स्टोर कर लिया जाता है और सेल को जब भी ज़रूरत होती है तो यही एटीपी मॉलिक्यूल ही यूज़ किया जाता है। इस एटीपी मॉलिक्यूल में जो एडिनोसिन अमीनो एसिड है इसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप लगता है। ये कंप्लीट एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यही यूज़ की जाती है जब एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये एटीपी मॉलिक्यूल एडीपी में कन्वर्ट होता है। एडीपी मतलब कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें से एक फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, एक फॉस्फेट बॉन्ड टूट जाता है और एनर्जी रिलीज होती है जिसको यूज़ की जाती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। ये हम देख सकते हैं एडिनोसिन का एक मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन है एडेनिन, उसके साथ एक राइबोज 5 कार्बन का शुगर लगा हुआ है और 3 हाई एनर्जी बॉन्ड्स फॉस्फेट के लगे रहते हैं और यही बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। एटीपी और एडीपी इंटर कन्वर्टेबल होता है, मतलब ये है कि एटीपी जो है वो कन्वर्ट होगा एडीपी में जब ज़रूरत होगी, और जब सिंथेसाइज करना होगा एटीपी को तो एडीपी में एक फॉस्फेट और जोड़ देंगे तो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो ये एडीपी और एटीपी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। एटीपी बनता जाता है, एडीपी में फॉस्फेट जोड़ते रहेंगे तो एटीपी बनेगा और जब यूज़ करना होगा तो उसमें से एक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, फिर ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये तो अभी तक हम ह्यूमन बॉडी का देख रहे थे। ह्यूमन बॉडी में प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स है, अल्वियोलाई है। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे अर्थवर्म, उनकी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो सकता है। फिशेस में गिल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। इंसेक्ट में ट्रैकियल सिस्टम होती है, ट्यूब्स होती हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती हैं जो कि गैसेस पहुंचाती हैं पूरे बॉडी में। फ्रॉग्स में मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है और लंग्स के थ्रू होता है जब वो लैंड पर रहते हैं। तो ये है जो अदर ऑर्गेनिज्म है उनमें कैसे रेस्पिरेशन होता है। अब प्लांट देख लेते हैं, प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है। प्लांट में कोई भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। प्लांट का हर एक पार्ट रेस्पिरेशन करता है। जैसे स्टोमेटा हमने देखा था हमारे सेकेंड वीडियो में, पार्ट 2 वाले में, कि किस तरीके से स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रहता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये गैसेस एक्सचेंज का काम करता है। रूट में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और स्टेम में लेंटिकल प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। अगर हम एनिमल से प्लांट को कंपेयर करें तो प्लांट में जो रेस्पिरेशन है बहुत स्लो रेट से होती है, क्योंकि प्लांट की एनर्जी नीड भी कम है। प्लांट का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो डेड टिश्यूज से बना हुआ है, तो उसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट को इधर से उधर मूव नहीं करना है, उसका मूवमेंट नहीं है, तो इसलिए भी प्लांट में रेस्पिरेशन जो है वो लो रेट से होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल्स। तो ये था पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने इसमें देखा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ह्यूमन में कैसे होता है, क्या पाथवे है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में और अदर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है, और प्लांट्स में कैसे होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।